फ्रेंड्स नमस्कार। ध्यान दीजिएगा, बिहार स्पेशल का ये लेक्चर है। इसमें इम्तियाज़ अहमद के सब्जेक्टिव बुक और अरिहंत तथा और भी कई सारे किताब को शामिल करते हुए ये लेक्चर तैयार किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यदि लेक्चर और पीडीएफ दोनों नोट्स को आप कवर कर लेते हैं बहुत अच्छे से, परीक्षा में भी समय है, तो 25 प्रश्न तक आप आराम से बीपीएससी में बिहार स्पेशल के कर लेंगे। जबकि बिहार स्पेशल के प्रश्नों की संख्या लगभग 25 से 28-30 तक मैक्सिमम होती है। तो यदि ठीक से इतने को आप करेंगे तो बहुत कम समय में बिहार स्पेशल को आप तैयार कर लेंगे। इसमें 2 लेक्चर आपको प्राप्त होंगे, अभी पार्ट ए और पार्ट बी। तो अभी हम लोग पार्ट ए पहले देखते हैं। इसमें बेसिकली हम बिहार पर चर्चा करेंगे और इतिहास का जो खंड है यानी प्राचीन और मध्यकालीन, उसको हम पार्ट बी में ले जाएंगे। पार्ट ए में हम जहाँ से प्रश्न अधिक आते हैं पहले उस पार्ट को हम देखेंगे, यानी 25 प्रश्न में जहाँ से 15 प्रश्न तक बन रहे हैं उसको हम पार्ट ए में कवर कर लेंगे, और 10 प्रश्न तक जहाँ से बन रहे हैं बीपीएससी के पिछले 5 साल के क्वेश्चन ट्रेंड को देखने के बाद उसको हम पार्ट बी में कवर करवाएंगे। तो अभी आधुनिक इतिहास को हम लोग देखेंगे बिहार का, और बिहार का पहले सामान्य परिचय देखेंगे, फिर बिहार का भूगोल देखेंगे। इतना हम पार्ट ए में कवर करने जा रहे हैं। पार्ट बी में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेट करके हम बिहार स्पेशल को पढ़ाएंगे, ताकि उसमें जो डाटाबेस प्रश्न आते हैं वो भी आपके गलत नहीं हो। तो आइए हम इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। अब पहले हम सामान्य परिचय बिहार के बारे में आपको देते हैं। आप भी जानते होंगे, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपको ध्यान रखना है। अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश पर इसका 24-20-10 से 27-31-15 डिग्री के बीच में है, और देशांतरीय विस्तार 83-19-50 से 88-17-40 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में है। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। सामान्य जानकारी हम दे रहे हैं, अभी 1-1.5 मिनट तक चलेगा ये। क्षेत्रफल हमने बता दिया। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का लगभग 2.86% है, आप सभी जानते हैं। राजकीय चिन्ह बिहार का बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा यहाँ उर्दू है। ध्यान रखिएगा, इसके साथ लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर है। सभी जानते हैं कि उच्च न्यायालय पटना में है, जो 1916 में स्थापित हुई थी। जिलों की संख्या 38 है। अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रखंड की संख्या 534 है। इतना ध्यान रखिएगा। जिला परिषद हमारे यहाँ 38 हैं। लोकसभा क्षेत्र 40 है। राज्यसभा क्षेत्र 16 है, यानी कि राज्यसभा के लिए जो सांसद चुने जाते हैं वो 16। महानगर की संख्या फिलहाल 1 है, पटना है। यदि भौगोलिक परिचय के रूप में देखें तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है लगभग 53 मीटर है, यानी यदि फीट में लें तो 173 फीट के आसपास होती है। भौगोलिक स्थिति बिहार की आपसे पूछे जाएंगे तो भारत के पूर्वी भाग में है। ध्यान रखिएगा, जलवायु बिहार की उष्ण मानसूनी है। औसत वर्षा लगभग 112 सेंटीमीटर यहाँ होती है। ध्यान रखिएगा, राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन पर्णपाती प्रकार के हैं, और ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम जनगणना से रिलेटेड डाटा आपको हम आगे प्रोवाइड करेंगे। प्रथम राज्यपाल जयराम दौलताराम थे। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त थे। इतना ध्यान रखिएगा। प्रथम महाकवि विद्यापति थे। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद राज्य के प्रमुख अभयारण्य को यदि देखें, जो इम्पोर्टेंट है, गौतम बुद्ध अभयारण्य ये गया में है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य ये मुंगेर में है। वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य ये पश्चिम चंपारण में है। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है रोहतास में है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य ये जमुई में है। यहीं पर कलरव पक्षी महोत्सव भी आयोजन हुआ था 2021 में पहला। कांवर झील पक्षी विहार ये बेगूसराय में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य ये भागलपुर में है। और कुशेश्वर पक्षी विहार जो है यह दरभंगा में अवस्थित है। ये एक सामान्य परिचय था बिहार के बारे में, इतना जानना था आपको। अब हम चलते हैं सीधे, आपको लेकर चलते हैं आधुनिक बिहार, और उसके बाद हम ज्योग्राफी वाले टर्म को देखेंगे और कुछ डेट्स भी देखेंगे इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट परीक्षा में पूछे जाते हैं। चूँकि हमको
प्रश्न को कोरिलेट करना है, पूरे किताब को नहीं पढ़ाना है। उसके लिए हम पीडीएफ नोट्स आपको दे ही रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि बिहार में अभी आधुनिक इतिहास में हम देखेंगे कि बिहार में सबसे पहले यूरोपीय व्यापारियों का जो आगमन होता है, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बिहार में पुर्तगाली आए थे। हुगली के जलमार्ग से ये पटना पहुँचे। ठीक है। पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन, इस सब को लेकर आते थे और पटना से वे सूती वस्त्र को यहाँ से लेकर चले जाते थे। ध्यान दीजिएगा, कहानी की तरह हम समझा देते हैं। डच कंपनी की स्थापना यहाँ पर 1632 ईस्वी में हुई। डच फैक्ट्री इस समय पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की जो इमारत है वहाँ पर अवस्थित अभी भी है। जॉब चार्नोक को 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, जॉब चार्नोक के अधीन जॉन मार्शल ने जो बाद में भारतीय पुरातत्व से संबद्ध हुए थे, इस दौरान जो है वो जॉब चार्नोक के अधीन कार्य भी किए थे। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा 1680 ईस्वी में अंग्रेजों की कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगाने से क्षुब्ध होकर जॉब चार्नोक ने हुगली शहर को 1686 के आसपास जो है लूट लिया था। बिहार में यूरोपीय कंपनियां यदि हम देखें तो पुर्तगाली फैक्ट्री 15वीं सदी में, डच जिसको नीदरलैंड आज कहा जाता है वहाँ की फैक्ट्री 1632 ईस्वी में, ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में लगाई गई और डेन फैक्ट्री जो है 1674 ईस्वी में लगाई गई थी। ध्यान रखिएगा। बिहार में प्रमुख विद्रोह जो इम्पोर्टेंट है, ये यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से संबंधित इतने तथ्य महत्वपूर्ण थे, उसको नोट कर लीजिए कहीं पर। बिहार में प्रमुख विद्रोह अब हम देखते हैं, जैसे वहाबी विद्रोह, नोनिया विद्रोह, लोटा विद्रोह, तमार विद्रोह, हो विद्रोह, कई सारे हुए थे। तो जो महत्वपूर्ण विद्रोह हैं केवल हम उसके बारे में और उसकी तिथि और उससे संबंधित एक दो छोटे छोटे पॉइंट यदि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पीछे अगर पूछे गए हैं तो उसका हम जिक्र करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, और नोट कर लीजिए। वहाबी आंदोलन, ध्यान रखिएगा, इसका जन्मदाता मोहम्मद इब्न अब्ल अल वहाब था। पूरा नाम सीधा ध्यान रखिएगा, मोहम्मद वहाब। ठीक है। और भारत में इस आंदोलन का जन्मदाता सैयद अहमद बरेलवी साहब थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। और बंगाल के फरैजी आंदोलन के नेता हाजी शरीयतुल्लाह थे। ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट विद्रोह है, पहला हो गया वहाबी विद्रोह, दूसरा है नोनिया विद्रोह। ये 1770 से 1800 ईस्वी के बीच तक चला था। लगभग 16 उत्पादक केंद्र बिहार में, जो हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया हुआ करता था उस समय, ये वहाँ पर ये विद्रोह, नोनिया विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश विरोधी तेवर का तीखापन बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के विजय के बाद भी बना रहा था इन लोगों का। और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कई बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह इन लोगों ने किए थे। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह, 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में लोटे के लिए हुआ था। नेक्स्ट है तमार विद्रोह, ये 1789 से 94 के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर की उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है हो विद्रोह, ये 1820-21 के आसपास हुआ था। सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ हो नाम है इसीलिए हो विद्रोह पड़ा था, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है कोल विद्रोह, 1831-32। ध्यान रखिएगा, यह भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। मुंडा के साथ साथ हो, उरांव और अन्य जनजाति भी इसमें शामिल हो गए थे। और ये गंगा नारायण के नेतृत्व में जो है हुआ था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, ये 1855-56 में हुआ था। कई बार बीपीएससी ने ये प्रश्न पूछे हैं। जमींदारों और साहूकारों के शोषण और अत्याचार, ठेकेदार द्वारा संथाल मजदूर से बेगारी कराने के साथ साथ प्रशासन की कठोर कार्रवाई के कारण जो है 1855-56 में भागलपुर से लेकर राजमहल तक की पहाड़ी के बीच में जो है 4 भाई, जिसमें सीधो, कान्हो, भैरव और चांद थे, इनके नेतृत्व में इस संथाल विद्रोह किए गए थे। बीपीएससी मेंस का भी ये फेमस टॉपिक है। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह, ये 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। रांची और सिंहभूम क्षेत्र में मुंडा जनजाति का संघर्ष यहाँ पर आरंभ हुआ था। सरदारी लड़ाई या उलगुलान विद्रोह भी इस मुंडा विद्रोह को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा से संबंधित प्रश्न कई बार बीपीएससी ने पूछे भी हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था और 1899 से 1900 में मुंडा आंदोलन का नेतृत्व इसने किया था। ध्यान रखिएगा, सुधारवादी आंदोलन था बिरसा आंदोलन। बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को उसका निधन हजारीबाग जेल में हो गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। अब है सफाहोर आंदोलन, ये 1870 में हुआ था। इसकी शुरुआत 1870 में हुई थी। जन्मदाता इसके बाबा भागीरथ मांझी थे।
नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन, ये 1914 ईस्वी में हुआ था। ये बैठ बैगार से संबंधित था, समाज में जो इस तरह की प्रथा थी उससे संबंधित था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हमने बताया गुमला जिले विशनपुर प्रखंड नवारोली नामक गांव में हुई थी और इसका प्रमुख नेता जो है चतरा भगत थे। और गांधी जी के सिद्धांत से जो है ये आंदोलन काफ़ी प्रभावित है, यह भी ध्यान रखिएगा। ताना भगत आंदोलन बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब और अंग्रेजों के बीच जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसके बाद शुरू हो गया। ध्यान दीजिए 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी सौंप दी थी। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज की सेना के बीच जो है घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय रहे थे। फिर बक्सर के युद्ध के पश्चात बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कासिम खां के उप गवर्नर धीरज नारायण के सहयोग से चलाया गया था के साथ। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न, ध्यान रखिएगा। बिहार में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में हुआ था। और यहाँ पर लेसी और सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट जो है 2 लेफ्टिनेंट थे, ये मारे गए थे इस विद्रोह में। देवघर के निकट रोहिणी में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। ध्यान दीजिए पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता जिनका नाम पीर अली था, उनके नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ था। इसमें अफीम व्यापार का एजेंट जो आर लॉयल था वो मारा गया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिक विद्रोही हो गए थे। उन्होंने जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर जो है संघर्ष 1857 वाला प्रारंभ कर दिया। कुंवर सिंह को रीवा के राजा अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दिए थे, यह भी ध्यान दीजिए। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान हरकिशन था। 2 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह और मेजर आयर की सेना के बीच बीबीगंज के निकट जो है भयंकर संघर्ष हुआ था। और दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। अप्रैल 1858 में इनका निधन भी हो जाता है, 26 अप्रैल संभवतः तिथि थी। नेक्स्ट है बिहार में जो अन्य आंदोलन महत्वपूर्ण थे जैसे होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, स्वराज दल, साइमन कमीशन, सबने अवज्ञा आंदोलन, इसको भी देख लीजिए। मैं बता देता हूँ होम रूल आंदोलन जो है बिहार में इसका अध्यक्ष मौलाना मजहरुल थे। 16 दिसंबर 1916 को ये होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था भारत में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह के प्रयास से 1906 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा इसका पहला सम्मेलन 1906 में पटना में हुआ था जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद सरफुद्दीन ने की थी। चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करें तो महात्मा गांधी से संबंधित है। ये 1917 में बिहार के चंपारण में जिले में हुआ था। बरहटवा लखनसेन नामक गांव में एक स्कूल जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे तो स्थापित किए थे। और ये 3 कट्ठा प्रथा क्या था, तो प्रत्येक बीघे के 3 कट्ठा में यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करवाई जाती थी, ये ध्यान रखना है। राजकुमार शुक्ल जो किसान नेता थे मुरली भरवाहा के, इन्होंने जो है 15 अप्रैल 1917 को जो गांधी जी यहाँ पहुँचे थे चंपारण 15 अप्रैल 1917 को, उनको ध्यान आकृष्ट करवाया था लखनऊ जाकर। और इनके सहयोगी गांधी जी के सहयोगी चंपारण सत्याग्रह में कई बार बीपीएससी पूछी है। इसमें नरहरि पारेख, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण सिंह, मौलाना मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, ब्रजकिशोर और शंभुनाथ ये सभी थे, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वराज दल। वर्ष 1922 में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो है बिहार के गया में हुआ था। कांग्रेस के इसी अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। केंद्रीय कांग्रेस स्वराज दल की स्थापना वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में वर्ष 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था। बिहार किसान सभा का गठन 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में की। मुंगेर में बरहिया ताल एवं बर्खास्त आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। ध्यान दीजिएगा साइमन कमीशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में जब भारत में 1928 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था।
और 12 दिसंबर को आयोग के पटना और 24 दिसंबर को रांची पहुंचने पर इसके विरुद्ध जो है प्रदर्शन काफ़ी किए गए थे। इसके विरोध में काले झंडे भी दिखाए गए थे। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 6 अप्रैल 1930 से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, इस आंदोलन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा कि बिहार में पटना के मंगला तालाब इलाके में स्थित एक नरवास पोखर था, वहीं पर जो है नमक का निर्माण करके नमक कानून को भंग किया गया था। और सारण तथा सिवान में मिट्टी को खौलाकर जो है बेगूसराय में नमक सत्याग्रह चलाया गया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आंदोलन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं तो आंदोलन लगभग कवर हो जाएगा आपका। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है 1919 में भारतीय मुसलमान द्वारा की गई थी। बिहार में मौलाना मजहरुल हक इस आंदोलन में सक्रिय सहयोग दे रहे थे, ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में इसको पारित किया गया था। और कांग्रेस की बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने की थी। 29 अगस्त 1918 ईस्वी को की थी। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया गया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल हुई थी, ध्यान दीजिएगा। रॉलेट एक्ट तथा जालियांवाला बाग कांड के कारण गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत भी छोड़ दी थी। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके कुलाधिपति मजहरुल हक थे और कुलपति ब्रजकिशोर शर्मा और प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दी मदरलैंड नामक अखबार जो 30 सितंबर 1921 से मजहरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम से निकाला गया था। ब्रिटेन के युवराज का पटना आगमन जो है 1921 ईस्वी में हुआ था, दिसंबर 1921 में, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय रहे थे। इतने तथ्य जो हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित है, आपके लिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ध्यान दीजिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण के निर्देशन में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव और रामानंदन मिश्र के द्वारा 1931 में किया गया था। ये सभी प्रश्न बीपीएससी पूछ चुके हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी और एसएम जोशी ने किया था। इसकी पहली बैठक पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में संपन्न हुई थी। इसका अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण बने थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में वर्ष 1936 में फैजपुर लखनऊ में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। इसके सचिव प्रोफेसर एन जी रंगा को बनाया गया था। 1939 में कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जैसा कि आपको पता होगा, बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक 20 अक्टूबर 1940 को पटना में हुई थी। बिहार में 14 मार्च 1940 को जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम है इस कड़ी में, ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, आपको पता होगा। इसमें नारायण सिंह, सुखलाल सिंह हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिए गए थे, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। बिहार के प्रमुख नेता जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू, ये सभी थे। 9 अगस्त 1942 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 11 अगस्त 1942 को छात्रों के एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। तत्कालीन जिलाधिकारी उस समय डब्ल्यू सी ऑर्चर थे। उनके आदेश पर पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे 7 छात्र वहीं पर शहीद हो गए। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से 1942 में त्यागपत्र दे दिया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान ही। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में क्रांतिकारी युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए नेपाल में आज़ाद दास्ता का गठन किया गया। आज़ाद दास्ते ने नेपाल के हनुमान नगर में स्वतंत्र समानांतर सरकार का भी गठन कर लिया था। ध्यान रखिएगा, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, रामानंदन सिंह, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हो गए थे।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और चाहे तो याद रख सकते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के नेता थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची हुआ करता था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता गांधी जी थे। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन शबने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां सम्मेलन 1921 में हजारीबाग में आयोजित किया गया था। ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इससे संबंधित। अब आगे देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित कुछ तथ्य। उसके बाद हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर आ जाएंगे जो बिहार से संबंधित थे और उनसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत में संविधान सभा का गठन जो है 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में आरंभ हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी और पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए थे बिहार से। और ये प्रश्न बीपीएससी पूछ चुकी है कि बिहार से इनमें से कौन, यानी 4-5 ऑप्शन थे, इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य थे। तो ध्यान रखिएगा, बिहार से लगभग 35-36 सदस्य बने थे। तो इनमें से यदि केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आपको पता होगा तो कम से कम गूगल करके 3-4 और लोगों 5 लोगों का नाम देख लीजिएगा। बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछी हुई है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण सिन्हा की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती वर्ष 1935 धूमधाम से मनाया गया। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, यह भी ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलताराम तथा मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन, हालांकि स्वतंत्रता के पूर्व 3 थे, क्योंकि स्वतंत्रता के पूर्व यानी 2000 में झारखंड अलग हुआ है, तो 1947 की बात, उससे पूर्व की बात हम करें, कांग्रेस अधिवेशन उससे पहले हुए थे। तो प्रश्न की प्रकृति पर ध्यान दीजिएगा। यदि प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में कितने कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुए थे, तब 3 होगा। और यदि सीधा पूछा जाए कि बिहार में कितने कांग्रेस कितने कांग्रेस का आयोजन हुआ था, तो 2 हो जाएगा सम्मेलन का। एक 1912, दूसरा 1922 और तीसरा 1940 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 27वां, 38वां और 53वां बांकीपुर में हुआ था 1912 का, पटना में 1922 में गया में और 1940 में रामगढ़ झारखंड में हुआ था। रंगनाथ मादोलकर 1912 के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। 1922 के 38वें अधिवेशन जो गया में हुई थी की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। और 1940 में जो 53वां अधिवेशन रामगढ़ झारखंड में हुआ था उसके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम बताना चाहेंगे 5-7, उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे 1908 में मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में सचिंद्र सान्याल ने पटना में की थी। हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन का गठन बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 में रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना के राय महेंद्र प्रताप के घर में की गई थी। बिहारी युवक संघ की स्थापना वर्ष 1918 में मोतिहारी में की गई थी। युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन पटना में अंबिका कांत सिंह के जगदीश नारायण के सहयोग से अंबिका कांत सिंह ने जगदीश नारायण के सहयोग से किया था। इसके प्रथम संपादक रामवृक्ष बेनीपुरी थे। और 26 जनवरी 1931 को रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिले के परहास में एक जुलूस पर उप पुलिस अधीक्षक बशीर अहमद द्वारा गोली चलाने का हुक्म दिया गया था, जिसमें 6 लोग घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुछ जैसे इम्पोर्टेंट हैं, जैसे वीर कुंवर सिंह हो गए, अमर सिंह हो गए, खुदीराम बोस हो गए, प्रफुल्ल चाकी हो गए। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बताना चाहेंगे, इसको थोड़ा समझ लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी में पहले वीर कुंवर सिंह आते हैं पहले नंबर पर। 1857 का जो विप्लव या क्रांति हुई थी उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। 26 मार्च 1858 आजमगढ़ में नाना साहब से मिलकर अंग्रेजों को पराजित किया था इन्होंने। शिवपुर घाट पर गंगा नदी पार करते समय ब्रिगेडियर डगलस की तोप के एक गोलों से इनका जो बायां हाथ था वो पूरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद 2 दिन पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई 28 मार्च 1858 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने वीडियो में 28 अप्रैल संभवतः आपको कह दिया था, 28 मार्च 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये बीपीएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं यहाँ बता दिया हूँ, आपको कंफर्म कर दिया हूँ।
23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में जो है इनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मनाया गया था। नेक्स्ट है अमर सिंह। ध्यान दीजिएगा, वीर कुंवर सिंह के अनुज थे ये। कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध ये छापामारी युद्ध से संबंधित रहे थे। इनको वहाँ पर बड़ी सफलता मिली थी। नवंबर 1858 में उन्होंने अंग्रेजों को बंदी बना लिया। गोरखपुर जेल में ही बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है खुदीराम बोस, मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित हैं। हमने बताया आपको अप्रैल 1908 में इस महानायक ने ब्रिटिश साम्राज्य में से क्षमा याचना मांगने से इनकार कर दिया था और हंसते हंसते ये फांसी के तख्ते झूल गए थे। सबसे कम उम्र के लगभग क्रांतिवीर थे ये, ध्यान रखिएगा। प्रफुल्ल चाकी का नाम आता है। ये भी क्रांतिवीर थे। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिला जज किंग्सफोर्ड की बग्गी पर इन्होंने बम फेंक दिया था। किंग्सफोर्ड तो इसमें बच गया, किंतु एडवोकेट पिंगले कैनेगी की जो पत्नी थी और पुत्री इस बम कांड में मारी गई थी। ब्रिटिश पुलिस ने जब चाकी को घेरा तो वे किसी विदेशी की गोली के स्थान पर स्वयं की गोली से मरकर शहीद हो गए थे। कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप ध्यान रख सकते हैं, की पॉइंट समझिए। पटना में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता अनुराग सिंह थे। बिहार के छपरा जिले में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। और बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर असहयोग आंदोलन से संबंधित है। वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल M.G. हैलेट थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से पटना में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिंह और जगजीवन राम, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आपके लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्वामी सहजानंद सरस्वती इतने इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम महत्वपूर्ण तिथि क्रम पर आ जाएंगे और ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम ज्योग्राफी पर चलेंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के शताब्दियारा नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। इसे नोट कीजिए। ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे। 1 वर्ष का कारावास इनको 1932 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन यानी शब्द अवज्ञा आंदोलन के समय इनको हुआ था। 1939 में पुनः इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बड़े नाटकीय ढंग से ये अपने साथियों के साथ वहाँ से हजारीबाग जेल से फरार हो गए। फरार शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। क्रांतिकारी नेता थे। उसके बाद ये भूमिगत रहकर आंदोलनकारियों का नेतृत्व करते रहे थे। वर्ष 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1954 में इसे छोड़कर ये विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से खुद को जोड़ लिए थे और सत्ता की राजनीति से अपने आप को इन्होंने हमेशा अलग रखा। फिर बाद में पता नहीं क्यों ये संपूर्ण क्रांति की घोषणा की 5 जून 1974 को, और फिर ये राजनीति विचारधारा से जुड़ गए। यह संपूर्ण क्रांति एक आंदोलन नहीं बल्कि इनके विचारों और सपनों का मंथन से उपजी वैकल्पिक व्यवस्था थी, ऐसा कहा गया। 25 जून 1975 को अपने देश में आपातकाल की घोषणा के बाद इन्हें नज़रबंद कर लिया गया था, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण बाद में रिहा कर दिया गया। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का देहांत पटना में 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हो गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी हैं या आंदोलन से जुड़े व्यक्ति हैं, उनमें है बैकुंठ शुक्ल। ध्यान रखिएगा, जलालपुर वैशाली के निवासी थे ये, और लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बने फणींद्र घोष की इन्होंने बेतिया में हत्या कर दी थी। इसी आरोप में ब्रिटिश सरकार ने इनको 1934 के गया सेंट्रल जेल में फांसी दे दी थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अनुग्रह नारायण सिंह। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में इन्होंने वकालत छोड़ दी थी। इनसे संबंधित एक और तथ्य ध्यान रखिएगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को बिहार में सफल बनाने हेतु इन्होंने बहुत कठोर मेहनत की थी। इन्हें वित्त मंत्री का बाद में प्रभार सौंपा गया था बिहार में। नेक्स्ट हैं जगजीवन राम। ध्यान रखिएगा, 1937 में बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जवाहरलाल नेहरू से श्रीमती इंदिरा गांधी तक के अधीन मंत्रिमंडल में विभिन्न विभाग में ये प्रधान के रूप में संबद्ध रहे थे। और 1977 में मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे और बिहार से संबंधित थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इनका जन्म जो है बरबीघा शेखपुरा के अंतर्गत गांव एक मौर है वहीं पर हुआ था, और 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था, ध्यान रखिएगा।
1920 में इनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। तभी से उन्होंने अपने नेता मानकर महात्मा गांधी को निष्ठापूर्वक स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग उनको देते रहे। 1921 का वर्ष इन्होंने कारागार में व्यतीत किया। 1921 में ये विधान परिषद में सदस्य बन गए, ध्यान दीजिएगा। और फिर जो है 1934 में केंद्रीय सभा के सदस्य बन गए ये। इसी तरह ये जुड़े रहे। 1937 के चुनाव से ही भी ये संबंधित थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस सरकार का गठन यहाँ बिहार में हुआ था। और इस समय इन्हें बिहार राज्य का प्रधानमंत्री, हमने बताया पहले भी कि उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, चुना गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें पुनः कारावास हो गया। और 1947 में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनको बिहार राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस पद को ये 1961 तक यानी अपनी मृत्यु तक जो है संभालते रहे। और इनको बिहार केसरी के नाम से पुकारा भी जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट और अंतिम है इस कड़ी में स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहटा पटना से प्रसिद्ध नेता थे ये। इन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए छोटे किसान और खेतीहर मजदूर के अधिकारों की रक्षा हेतु आंदोलन का नेतृत्व हमेशा किया। वर्ष 1928 यानी 4 मार्च 1928 को इन्होंने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। और 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के ये प्रथम अध्यक्ष भी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुछ जब्त प्रकाशन थी, जैसे देश की पुकार, ठीक है। इनके प्रकाशक या मुद्रक या संपादक जो भी कहें, सुरेंद्र नाथ नियामी, नीलकंठ विश्वास थे। युवक, ये सर्चलाइट प्रेस पटना से प्रकाशित होता था। रामवृक्ष बेनीपुरी थे इसके संपादक। राष्ट्रीय गीत संघर्ष, ये ज्ञान सहारा की तरफ से आता था। गरीब हिंदुस्तान, मोहम्मद वली हसन। और स्वदेशोद्धार की कुंजी, के एस ठाकुर इसके संपादक थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथि अब हम बताएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों को शामिल करेंगे। ये तिथियां आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। आप इसको एक बार नोट कर लें कहीं पर अगर संभव हो तो। ध्यान दीजिएगा, चिरांद की सभ्यता का उत्कर्ष या नवपाषाण युग जो भी कहें 2000 ईस्वी पूर्व बिहार में हुई थी। फिर हम सीधे 1000 साल के इतिहास को छोड़ देते हैं, सीधे 1000 ईस्वी पूर्व पर चले आते हैं। आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन हुआ था, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख इसका मिलता है। नेक्स्ट 600 ईस्वी पूर्व में 3 बात आपको ध्यान रखना है, 500 से 600 ईसा पूर्व के बीच, जिसमें महात्मा बुद्ध, महावीर और अंग एवं मगध महाजनपद का उत्कर्ष, ये ध्यान रखेंगे। 563 ईस्वी में जैसा आप जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 544 ईस्वी में मगध का उत्कर्ष हुआ था। प्रारंभिक क्या नाम है, हर्यक वंश, जो मगध के नरेश थे वो बिंबिसार थे, उनका सिंहासनारोहण हुआ। और 599 ईस्वी पूर्व में एनसीईआरटी में बताया गया है कि जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर का कुंडग्राम में जन्म हुआ था। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 527 ईस्वी पूर्व में जो है महावीर जी का जो है पावापुरी में निधन हो गया था। उसके बाद कुछ तिथियां जो हम हिस्ट्री में वैसे ही पढ़ाएंगे, जब प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है केवल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम बता रहे हैं। बौद्ध संगीति की चारों तिथियां ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं हम आगे। 760 ईस्वी में हम ईस्वी पूर्व में चले आते हैं, नहीं 760 ईस्वी में हम चले आते हैं। यहाँ पर पाल वंश का जो शासन था, इस समय धर्मपाल का उत्कर्ष हुआ। 770 में उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, बिहार शरीफ नालंदा में है, गोपाल के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की 780 में स्थापना हुई, उदनपुरी विश्वविद्यालय की 770 में स्थापना हुई थी। विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा और उदनपुरी गोपाल के द्वारा स्थापना हुई थी। 1095 ईस्वी में सेन राजवंश के द्वारा बिहार में सत्ता स्थापित की गई। 1095 में और 1097 में उत्तरी बिहार में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। यहाँ से बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं 2 बार कर्नाट वंश से। 1197 में ध्यान दीजिएगा, इब्न बख्तियार
मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार विजय किया गया था। बिहार पर तुर्की प्रभुत्व की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। 1300 यहाँ से इम्पोर्टेंट डेट शुरू हो जाता है। 1324 में गयासुद्दीन तुगलक का उत्तर बिहार में अभियान होता है और कर्नाट राजवंश के प्रभुत्व को ये अंत कर देता है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, 1504 सिकंदर लोदी का बिहार अभियान हुआ था। 1528 में नुहानी यानी अफगानों के द्वारा अफगानों का बिहार में उत्कर्ष हुआ था। शेरशाह सूरी सब इसी में आता है। केवल डेट्स ध्यान रखिए, अभी हम बताएंगे इसके बारे में। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, नुहानियों और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजय हो गया था। हमने बताया कि 1528 में नुहानी आए थे, जिसमें नुहानी को ही अफगान कहा गया है। तो नुहानी में ही शेरशाह सूरी सब आ जाता है। घाघरा का युद्ध जो है इसी नुहानी से और बाबर से जुड़ा हुआ है, 1529 में हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1532 में जो है दोहड़िया का युद्ध हुआ था, नुहानियों पर हुमायूं का इसमें विजय हो गया। तो नुहानी बिहार से संबंधित था, अफगान से, सूरी से, और इस पर बाबर और हुमायूं का हमने देखा कि किस तरह विजय हुआ। 1536 में जो है सूरजगढ़ा का युद्ध में शेरशाह की उन्नति का पथ जो है प्रशस्त हो गया। और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। इसी चौसा के युद्ध में जो है हुमायूं की शेरशाह के हाथों जो है पराजय हो जाती है, और यहाँ से जो है फिर नुहानी आगे बढ़ने लगता है बिहार में अफगान। 1541 में शेरशाह के द्वारा पटना का पुनर्निर्माण किया जाता है और प्रांतीय राजधानी के रूप में पटना का विकास कर लिया गया। 1545 में बिहार में अफगानों का प्रभुत्व जो है फिर से स्थापित हो जाता है, मतलब बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। 1574 में बिहार में अकबर बादशाह का अभियान होता है। बिहार में मुगल का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है फिर उस समय, और बिहार जो है 1576 में मुगल सूबा के रूप में स्थापित हो जाता है। 1580 में बिहार का मुगल साम्राज्य के रूप में जो है मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप का दर्जा मिलता है इसको, यानी मुगल साम्राज्य में अंतिम रूप से शामिल कर लिया जाता है। 1585 ईस्वी में रॉल्फ फिंच की बिहार यात्रा होती है। 1519 में मोहम्मद सादिक की बिहार यात्रा होती है। 1651 में पटना में अंग्रेज द्वारा फैक्ट्री स्थापित किए जाते हैं। 1666 में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिख के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1702 में शाहजादा अजीम उस्मान की बिहार में सूबेदार के रूप में नियुक्ति होती है, और पटना का ये सौंदर्यीकरण करता है, और पटना का नाम फिर से बदल देता है। ये अब जो है पटना का नाम अजीमाबाद कर देता है, उसके चूँकि इसका नाम था अजीम उस्मान। नेक्स्ट है 1713 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखशियर का बिहार में राज्याभिषेक होता है। 1723 ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल के नवाब का बिहार पर नियंत्रण हो गया था। उसके बाद 1751 में बिहार पर मराठों का आक्रमण हो गया था। ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजों का सबसे प्रबल विरोध पूरे भारत में मराठों ने ही किया था, और मराठा ने बिहार पर आक्रमण 1751 ईस्वी में किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। 1760 में हम चलते हैं, 1760 में शाहजादा अली गौहर का अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में अभियान प्रारंभ हो गया। पटना में शाह आलम द्वितीय का अंग्रेजों के संरक्षण में राज्याभिषेक यहाँ होता है। तो पटना में हमने देखा इससे पहले फर्रुखशियर का भी राज्याभिषेक हुआ, और फिर शाह आलम द्वितीय का भी राज्याभिषेक हुआ। और ये प्रश्न भी पूछे गए कि बिहार में कितने मुगल वंश के शासकों का राज्याभिषेक किया गया था, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन। नेक्स्ट है 1764 में, इस समय बक्सर की युद्ध हुई थी। अंग्रेज़ों की सफलता इसमें प्रशस्त हो गई और अंग्रेज इसमें जीत गए थे। हेक्टर मुनरो अंग्रेज की तरफ से थे। उसके बाद 1765 में 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल उड़ीसा के साथ बिहार की दीवानी अंग्रेज़ों को प्रदान की। 1770 में बिहार परिषद का गठन होता है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश शासन का बिहार में संगठित रूप जो है विकसित हो गया, और नोनिया आंदोलन भी इसी समय प्रारंभ होता है। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बिहार में प्रांतीय सभा का गठन हुआ। 1789 में बिहार में कृषक विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। 1821 में बिहार में वहाबी आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। हो आंदोलन 1820-21 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1830 में कोल विद्रोह, 1832 में भूमिज विद्रोह, 1885 में संथाल विद्रोह, 1855 में। 1857 में रोहिणी 12 जून को वहाँ पर सिपाहियों का विद्रोह प्रारंभ हो गया। 3 जुलाई को पटना में पीर अली के नेतृत्व में जनसंघर्ष का सूत्रपात होता है। दानापुर और आरा में सैनिक विद्रोह प्रारंभ हो जाते हैं। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का संघर्ष होता है 25 जुलाई को।
1858 में कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेज सेनानायक ली ग्रैंड पराजित होता है। 1860 में सरदारी लड़ाई होती है। 1898 से 1900 में अब हम पहुंच जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे बिरसा मुंडा का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। 1906 में बिहार के पृथक प्रांत के गठन की मांग उठती है। 1908 में प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर बम कांड होता है। पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन आयोजित किया जाता है इसी समय 1908 में। 1911 में 12 दिसंबर को बिहार को पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार की घोषणा होती है। 1912 में 1 अप्रैल को बिहार प्रांत का औपचारिक गठन हो जाता है और बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन भी होता है। 1913 में बाल्कन युद्ध के क्रम में जो है बिहार में मुसलमान द्वारा टर्की से सहानुभूति प्रदर्शित होती है। 1914 में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ होता है। जितने इम्पोर्टेंट तिथि है वो हम आपको बता रहे हैं, अब लास्ट होने वाला है ये। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होती है, ध्यान रखिएगा। और बिहार में मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इसमें श्री कृष्ण सिंह भी शामिल थे, ध्यान रखिएगा। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1919 में जो है बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन प्रारंभ हो गया। 1920 में मौलाना मजहरुल हक द्वारा जो है सदाकत आश्रम की स्थापना होती है। 1921 में बिहार विद्यापीठ स्थापित किए जाते हैं। इंग्लैंड के युवराज की बिहार यात्रा भी 1921 में ही होती है। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन होता है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। 1928 में साइमन आयोग का बिहार आगमन होता है। 1929 में बिहार में कृषक सभा का गठन होता है। 1930 बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हो जाता है 16 अप्रैल से। और 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है, ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी पूछ चुकी है ये सब प्रश्न। 1934 में जो है भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 15 जून 1934 को बिहार में भीषण भूकंप भी आए थे। 1935 में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव जो है पारित किया था। 1936 में मुंगेर में किसान संघर्ष होता है। 1937 का प्रांतीय चुनाव आपको पता है, 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का बिहार में गठन हो गया। स्वामी सहजानंद की सभा में कांग्रेसियों के सम्मिलित होने पर रोक थी। इन्होंने अपनी सभा में जो है कांग्रेसियों को नहीं आने दिया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। पटना सचिवालय के समक्ष इसी समय गोलीकांड हो जाता है, तो ये घटना ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण का छापामार युद्ध और हजारीबाग जेल से निकलने की बात। उसके बाद जमशेदपुर, मुंगेर, चंपारण, दरभंगा, सुल्तानगंज में आंदोलन जो है मतलब तीव्र पकड़ता गया। 1943 में बिहार में आज़ाद रास्ता गठित होता है। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग आता है तब बिहार का पुनर्गठन होता है। 2000 में जो है बिहार का पुनर्विभाजन हो जाता है जब झारखंड राज्य बन जाता है। तो इतनी चीज़ें जो है बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि थी, हमने बताया आपको। अब आगे हम जो है बिहार के भौगोलिक संरचना पर चर्चा करेंगे, तो मतलब बहुत छोटा चर्चा होगा ये, क्योंकि इसमें जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं केवल हम उसी को कवर करवाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है फिर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का सेक्शन हम बी में देखेंगे, पार्ट बी में देखेंगे। तो आइए हम बता देते हैं। देखिए भूगर्भिक संरचना के बारे में बिहार का हम थोड़ा सा बताते हैं आपको, ये इम्पोर्टेंट है। धारवार चट्टान, बिंध्य समूह की चट्टान, टर्शियरी चट्टान और क्वार्डनरी चट्टान बिहार में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, पहला धारवार चट्टान को हम थोड़ा सा समझाते हैं 2-3 लाइन में। प्री कैम्ब्रियन युग में ये बना हुआ था। ये चट्टान बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग, मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ इत्यादि स्थान पर पाई जाती है। यदि आपके पास मैप हो तो मैप खोल लीजिए ताकि हम जो जगह बोल रहे हैं उसका नाम आप देखते चलें, ताकि आपको कुछ पता भी चले। हालांकि जो सेट प्रैक्टिस हम दे रहे थे उसमें हमने बिहार स्पेशल एपिसोड में जो है मैप से बताया है, तो आप उस वीडियो का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैप का, और उससे भी आपको पता चल जाएगा। और यदि मैप हो तो आप उसे देख लीजिए। ध्यान दीजिए, ये चट्टान आयु में आर्कियन चट्टान के समकक्षी है। ग्रेनाइट, स्लेट, क्वार्जाइट, फिलाइट, सिस्ट, ये सभी धारवार समूह चट्टान है। दूसरा हमने बताया था आपको बिंध्य समूह की चट्टान। ध्यान दीजिएगा, प्री कैम्ब्रियन युग की बनी ये चट्टान सोन नदी के उत्तर मुख्य रूप से रोहतास, कैमूर जिले इत्यादि में यहाँ पर पाई जाती है।
और इस चट्टान में जो है सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर तथा गंधक के लिए जो है पाइराइट आसानी से उपलब्ध हो जाता है। साथ ही इसका प्रयोग गृह निर्माण में भी किया जाता है। जैसे सीमेंट, चूना पत्थर ये सब आएगा तो गृह निर्माण कार्य से संबंधित क्षेत्र विंध्य समूह की चट्टान है। और इस चट्टान में जो है आपको बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर, कोल ये सभी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमने आपको बताया कि टर्शियरी चट्टान। ध्यान दीजिए, टर्शियरी चट्टान पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित रामनगर, दून और सोमेश्वर की पहाड़ी बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी का भाग है, वहीं पर पाई जाती है। तो अब अंतिम लास्ट हमने बताया क्वार्डनरी चट्टान। क्वार्डनरी चट्टान जो है जलोढ़, बालू, बजरी, बलुआ पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट इस सब से बनी हुई है। इस चट्टान का निर्माण जो है प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, जिसका निक्षेप जो है शिवालिक के उत्थान के बाद इसके दक्षिण में बनी सिंधु गंगा द्रोणी में हुआ। और संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की मिट्टी की जो गहराई है वो एक समान नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो हमने बताया आपको कि विंध्य समूह की चट्टान, धारवाड़ समूह की चट्टान, टर्शियरी और क्वार्टनरी चट्टान के बारे में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बिहार का प्राकृतिक स्वरूप के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। प्राकृतिक स्वरूप में ध्यान रखिएगा शिवालिक पर्वत श्रेणी, जिसमें रामनगर की पहाड़ी है, हरहा, दून है और सोमेश्वर श्रेणी है। फिर बिहार का मैदान हम बताते हैं, तो समझ लीजिए थोड़ा सा। उच्चावच या धरातलीय रूप के आधार पर जो है बिहार को 3 रूप में बांटा गया है। पहला है शिवालिक पर्वत श्रेणी, दूसरा है बिहार का मैदान और तीसरा है दक्षिण का संकीर्ण पठार। तो हम अभी शिवालिक पर्वत श्रेणी को समझते हैं। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 250 से 280 मीटर के बीच में है। ध्यान दीजिएगा कि पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित है और इसका विस्तार लगभग 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसकी ऊंचाई हमने बताया 250 से 280 मीटर के आसपास है। रामनगर की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई 242 है। हरहा या दून घाटी, इसकी ऊंचाई 240 है और सोमेश्वर श्रेणी, इसकी ऊंचाई 880 मीटर है। तो बिहार में सबसे ऊंची श्रेणी यदि पूछा जाए तो सोमेश्वर श्रेणी ही है, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है। तो रामनगर की पहाड़ी कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, यह शिवालिक श्रेणी का भाग है। इसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर है। इसका सबसे ऊंचा भाग संतपुर के निकट में 242 मीटर के आसपास है। हरहा या दून जो है, यह भी ध्यान दीजिए, रामनगर, दून और उत्तर पूर्व की ओर से शुरू होती है। लगभग ये 22 किलोमीटर लंबी है और इस घाटी को हरहा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सोमेश्वर श्रेणी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, यह 880 मीटर है। इस श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। इसमें नदियों के अपरदन से अनेक दर्रे बने हैं, जैसे सोमेश्वर दर्रा है, भेकनाठोरी दर्रा है, मरवाड़ दर्रा है, ये सभी हैं। इन्हीं दर्रों से बिहार और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग स्थापित है। ध्यान दीजिएगा, टर्शियरी काल में बनी इस श्रेणी में बालू पत्थर, चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट, चीका आदि वलित रूप से पाए जाते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी की जो ऊंचाई है वो लगभग 880 मीटर है। बिहार का मैदान थोड़ा सा समझिए। बिहार के मैदान को हम लोग गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा के दक्षिण मैदान में बांटते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान को ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदी जैसे घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, इस सब के द्वारा जो लाए गए अवसाद हैं उसके जमाव से हुआ है। इस मैदान का ढाल जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। नदी में इस प्रवेश को कई दोआब में वर्गीकृत किया गया है, घाघरा गंडक दोआब, कोसी गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, गंगा का जो उत्तरी मैदान है उसमें जो है नदी के मध्य बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति को दियारा प्रदेश कहा जाता है तथा नदी धाराओं से निर्मित चौर एवं क्षारन अपने क्षेत्रीय विशेषताएं रखती है। तो 3 शब्द दियारा प्रदेश, चौर और क्षारन आपको ध्यान रखना है, ये उत्तरी गंगा के मैदान से संबंधित है। और इसमें जो है नदियों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है, जैसे बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब नदी के द्वारा, तो उस मिट्टी को से जो निर्मित मिट्टी है उसको जलोढ़ कहा जाता है, ठीक है। और इसका विस्तार जो है
सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया जिलों तक फैल गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। गंगा के दक्षिण मैदान की यदि बात करें तो दक्षिण मैदान जो है वो मुख्यतः समतल है और इसमें जो है राजगीर, खड़गपुर, गिरियक, बराबर की पहाड़ी, ये सभी जो है मुख्य रूप से हैं। और इस क्षेत्र की नदियां जो है प्राकृतिक तटबंध और सटे ताल वृक्ष विहीन निम्न भूमि का निर्माण करती है। यह क्षेत्र मुख्यतः 3 भाग में बांटा जा सकता है, जैसे गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पश्चिम में कैमूर के पठार इस मैदान की सीमा को निर्धारित करती है। इस मैदान का दक्षिणी सीमांत का क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है, यह भी ध्यान रखिएगा। दक्षिण का संकीर्ण पठार नेक्स्ट है और तीसरा लास्ट है इसमें। बिहार के सुदूर दक्षिण में पठारी भाग स्थित है, जो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर जिले से लेकर पूर्व में मुंगेर तथा बांका जिले तक विस्तृत है, ध्यान दीजिएगा। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही एक बाह्य अंग है, जो कैमूर, रोहतास तथा नवादा एवं मुंगेर जिले के दक्षिण भाग में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग होने के कारण यह भूखंड कठोर एवं प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। कुछ की पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे शिवालिक श्रेणी का निर्माण कोनोजोइक युग में हुआ था, या सोनोजोइक भी कह सकते हैं। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 94.16 लाख हेक्टेयर है, ध्यान दीजिए। और गंगा के उत्तरी मैदान को 4 भाग में बांटा जा सकता है, जैसे तराई, उपतराई क्षेत्र, बांगर भूमि, खादर भूमि, चौर और मन। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था। उच्चावच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को मुख्यतः 3 रूप में बांटा गया, जैसा हमने बताया। शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिण का संकीर्ण पठार। तो ध्यान रखिएगा, बिहार कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है, यह भी ध्यान रखिएगा। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें बिहार के उत्तर से होकर गुजरती है, तो ये ध्यान रखना है। कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जैसे जो बीपीएससी ने पूछे हैं वो भी हम बता देते हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24/10 से 27/31/15 है, ध्यान रखिएगा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 60 मीटर से 120 मीटर के आसपास है, यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद और हरहा या दून, ये बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। घाटी कितनी ऊंची है, ये पूछा गया है, तो ये 240 मीटर है। बीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। जलवायु थोड़ा समझ लीजिए। जलवायु के बारे में हमने बताया है कि बिहार में जो है उष्ण मानसूनी जलवायु है, और पूर्वी भाग में राज्य के आर्द्र जलवायु और पश्चिम भाग में जो है अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। और बिहार में जो है क्या कहते हैं कृषि जलवायु जोन करके कुछ नाम है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उसको जो है बिहार के उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में बांटा गया है। तो उत्तर पूर्व में चूँकि 3 ही क्षेत्र में मुख्यतः बांटा गया है, उसके बाद दक्षिणी बिहार को 2 भाग में उसके सब पार्ट के रूप में बांटा गया है। तो 11 डिस्ट्रिक्ट, 12 डिस्ट्रिक्ट, 10 डिस्ट्रिक्ट और 5 डिस्ट्रिक्ट है क्रमशः, इसको ध्यान रखिएगा। और मृदा जो है वो गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा में दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, बाल सुंदरी मृदा, गंगा के दक्षिण मैदान की मृदा में जो है ताल या टाल मृदा, उसके बाद पुरानी जलोढ़ या करेल कैवाल मृदा और बलथर मृदा आती है। ध्यान रखिएगा कि दलदल या तराई मृदा जो है वो पश्चिम में चंपारण की पहाड़ी से लेकर के पूर्व में किशनगंज तक फैला हुआ है, और इसका रंग जो है हल्का भूरा या पीला होता है, और सामान्य श्रेणी की उर्वरता इसमें पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा में ध्यान रखना है कि इसमें पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा इत्यादि क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर चूना और क्षारीय तत्व नहीं पाया जाता है इस मिट्टी में, काफ़ी उर्वरा शक्ति इस मिट्टी में पाई जाती है इस कारण। बाल सुंदरी मृदा में ध्यान रखना है कि इसमें पूर्णिया, दक्षिण बिहार के जो है पूर्णिया में और दक्षिण भाग के आरंभ से होकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये विस्तृत है। इस मृदा को पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है। इसमें चूने के तत्वों की प्रधानता है, गहरे भूरे रंग का ये मृदा दिखता है।
इसकी जो उर्वरता है वो काफ़ी निम्न होती है इसमें, इसलिए मक्का, ईख, धान, गेहूँ और तंबाकू इत्यादि जो है लगाए जाते हैं। यदि हम गंगा के दक्षिण मैदान की बात करें तो इस मृदा में को भी 3 भाग में बाँटा गया है, जैसे ताल या टाल की मृदा है, पुरानी जलोढ़ या करेल कैबाल मृदा है और बलथर मृदा है। ध्यान दीजिएगा, ताल या टाल की जो मृदा है इसका निर्माण जो है वर्षा ऋतु के बाद आई बाढ़ के द्वारा बारीक और मोटे कण की मृदा से के निक्षेपण से होता है। ताल मृदा गंगा के दक्षिण भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई की पट्टी में मोटे कणों वाली धूसर रंग की भारी मृदा के रूप में विस्तृत है। पुरानी जलोढ़ या करेल कैबाल मृदा की बात करें तो ये जो है औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर इस में पाई जाती है। इस मृदा में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और अत्यधिक उर्वरा शक्ति भी इसमें पाई जाती है। बलथर मृदा की बात करें तो इसमें उर्वरा शक्ति कम होती है, इसमें अरहर, कुर्थी, ज्वार, बाजरा ये सभी होती है और ये दक्षिण सीमा पर छोटा नागपुर पहाड़ी से सटी हुई भाग है जिसमें बलथर मृदा पाई जाती है। तो ये थे आपको मृदा से संबंधित कुछ तथ्य। उसके बाद हम लोग अब जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। अपवाह तंत्र में, नदी के अपवाह तंत्र से बीपीएससी काफ़ी प्रश्न पूछती है, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, ध्यान रखिएगा कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे गंगा नदी है, सरयू नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, कमला है, बागमती, महानंदा है। फिर पठार से निकलने वाली कुछ नदियां हैं, जैसे सोन नदी है, पुनपुन है, फाल्गु है, कर्मनाशा है, सकरी है, अजय नदी है। तो इतने नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन में डिटेल आपको कर देता हूँ। 2-2 लाइन नहीं, बहुत कम में ही कर देता हूँ। जैसे उद्गम स्थल और संगम या मुहाना कहाँ मिलती है, बस इतना ही बीपीएससी प्रश्न पूछती है। तो गंगा जो है गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये चली जाती है। ध्यान दीजिएगा कि सरयू नदी जो है वो नम्पा नेपाल से निकलती है और ये छपरा के निकट गंगा में मिलती है। गंडक नदी जो है अन्नपूर्णा, मांगमोट, कुतांग, नेपाल और तिब्बत के मध्य से निकलती है। ये पहलेजा घाट के पास में जो है गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक जो है यह सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, ये मुंगेर के निकट गंगा में मिलती है। कोसी सप्तकोशी पूर्वी नेपाल से निकलती है, ये काढ़ागोला के पास गंगा में मिल जाती है। बागमती ये हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, ये कोशी में मिल जाती है। कमला हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, ये भी काढ़ागोला के पास जो है मिलती है। महानंदा हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, ये कटिहार के निकट गंगा में मिलती है। सोन ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, पटना के निकट गंगा में मिलती है। कर्मनाशा ये विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, ये चौसा के उत्तर में गंगा से मिलती है। अजय ये बटपार पहाड़ी से निकलती है, जमुई जिले के चकाई से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण से। तो ये जो है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिलती है। पुनपुन जो है मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है, ये फतुहा के निकट गंगा में मिलती है। ये बीपीएससी पूछ चुकी है, ये सभी प्रश्न बीपीएससी पूछ चुकी है जो मैं अभी बता रहा हूँ। फाल्गु उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ये ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी सेतु, विक्रमशिला पुल, राजेंद्र पुल, सोन पुल, अब्दुल बारी पुल और बगहा चितौना पुल, ये ध्यान रखिएगा ये कौन पुल जो है किस नदी पर है। ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर पटना में है, विक्रमशिला पुल जो है गंगा नदी पर भागलपुर में है, राजेंद्र पुल जो है गंगा नदी पर मोकामा में है, सोन पुल जो है ये सोन नदी पर डेहरी ऑन सोन में है, अब्दुल बारी पुल जो है ये सोन नदी कोइलवर में है और बगहा चितौना पुल जो है ये गंडक नदी पर बगहा में है। कुछ जलप्रपात हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। ककोलत जलप्रपात ये नवादा में है, ध्यान रखिएगा। धुआं कुंड जलप्रपात ये सासाराम में है, कांव नदी पर, भी ध्यान रखिएगा। दुर्गावती जलप्रपात ये रोहतास में है, गोवा जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। और हुंड्रू जलप्रपात ये रांची में है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं प्रश्न हैं, जैसे बीपीएससी ने पूछे हैं, हम बता देते हैं। पूछा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। ये प्रश्न बीपीएससी के प्री 2004 में पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: घाघरा, कोसी, पुनपुन, बी है कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, सी है गंडक, कमला, बागमती और डी है सोन, कोसी और उत्तर कोयल। आपको उत्तर बताना है।
दूसरा क्वेश्चन बीपीएससी 2005 में ही पूछा गया है, कौन से समूह की नदियां बिहार के उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। आपके ऑप्शन हैं कमला, सोन, बागमती। ऑप्शन बी है बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा। सी है कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। और डी है उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। आपको बताना है। उसके बाद बीपीएससी 2002 में प्रश्न एक आया है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? आपके ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोधगया। हमने सब बताए हैं, अभी आपको उत्तर देना है। मतलब इस तरह से प्रश्न आए हैं, ये मैं बता रहा हूँ। तो आपने देखा कि इस तरह से ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। मैं प्रश्न के साथ साथ सब कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि दिक्कत किसी भी तरह से नहीं हो। कुछ की पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश काल में किसानों को पंचमुखी वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाता था। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल जो है मक्का एवं दलहन है। हालांकि चावल भी कहीं कहीं मिलता है ऑप्शन में, मतलब उत्तर में, तो ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है बिहार के बेगूसराय जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है। बिहार का कोठारी ग्राम राज्य का पहला जैविक ग्राम है। यहाँ 100% जैविक तकनीकी से खेती की जाती है। आगे देख लेते हैं क्या और इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। वन वाला जो सेक्शन है वो हम ISFR से कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न 2-3 आएंगे इस बार। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य को हम बता देते हैं, बहुत कम है, मुश्किल से 1 मिनट का समय हम लेंगे यहाँ। प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य जैसे गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य है, संजय गांधी जैविक उद्यान है। प्रमुख पक्षी विहार हैं बिहार में, जैसे बक्सर पक्षी विहार है, नकटी पक्षी विहार है, गोगाबिल पक्षी विहार है, कांवर पक्षी विहार है और कुशेश्वर पक्षी विहार है। इसके बारे में एक एक लाइन समझ लीजिए, जो परीक्षा से इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेंगे आपके। ध्यान दीजिएगा कि एक ही राष्ट्रीय उद्यान बिहार में अब तक है और 12 वन्यजीव अभयारण्य है बिहार में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये गया में है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर चीता, सांभर, तेंदुआ, हिरन, चीतल इत्यादि पाए जाते हैं। ये सब नाम आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल सुन लीजिए। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है, ये भागलपुर में है। मतलब कौन सा वन्यजीव अभयारण्य या कौन सा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, ये डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखना है। भागलपुर में है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य ये मुंगेर में है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो है ये आता है बिहार का। उसके बाद में संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में है। गैंडा प्रजनन के संदर्भ में यह उद्यान देश के उद्यान में प्रथम स्थान रखता है। पक्षी विहार में बक्सर पक्षी विहार ये बक्सर में ही है। नकटी पक्षी विहार जमुई में है। गोगाविल पक्षी विहार कटिहार में है और काबर पक्षी विहार बेगूसराय में है। ध्यान दीजिएगा कि मंगोलिया एवं रूस साइबेरिया क्षेत्र से यहाँ पर हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके प्रवासी पक्षी यहाँ पहुँचते हैं और ये कई बार न्यूज़ में रहा है और बीपीएससी से प्रश्न भी पूछी है। और कुशेश्वर पक्षी विहार जो है यह दरभंगा में है। इतना ही ध्यान रखना था आपको। एक है उदयपुर सरेआम पक्षी विहार, ये कहाँ पर है आप मुझे बताएंगे बिहार में, गूगल नहीं करना है। आइए कुछ नहर है जो प्रश्न यहाँ से बीपीएससी पूछी है, हम आपको बता देते हैं। पूर्वी सोन नहर ये सोन नदी से निकलती है। पश्चिम सोन नहर यह भी सोन नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर यह गंडक नदी से निकलती है। और उसके बाद तिरहुत नहर यह भी गंडक नदी से निकलती है। सारण नहर यह गंडक नदी से निकलती है। तेऊर नहर यह तेऊर नदी से निकलती है। ढाका नहर यह ललवकिया नदी से निकलती है और सकरी नहर सकरी नदी से निकलती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे उद्योग धंधा से संबंधित बीपीएससी प्रश्न पूछती है, हम आपको बता देते हैं। देखिए चीनी उद्योग है पहला, उसके बाद जूट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, रेशम उद्योग है, तंबाकू उद्योग है, कागज एवं लुगदी उद्योग है। उसके बाद में सीमेंट उद्योग है, लकड़ी उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्योग हैं जिसके बारे में हम अभी बताएंगे। मुश्किल से 2 मिनट का समय यहाँ लेंगे। बिहार में चीनी का पहला कारखाना जो है 1840 ईस्वी में डचों के द्वारा बेतिया में प्रारंभ किया गया था। ध्यान दीजिए, अंग्रेज द्वारा पहली चीनी मिल की स्थापना 1904 में मढ़ौरा नामक स्थान पर हुई थी।
बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा है वर्तमान में चीनी मिलों की संख्या में। बिहार में कुल 28 चीनी मिलें हैं, जिसमें 13 निजी क्षेत्र में हैं और 15 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, जूट उद्योग से संबंधित कुछ तथ्य। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल की स्थापना की है। बिहार में इसका मुख्यालय जो है कटिहार में है। सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित ध्यान रखना है, सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास गया और भागलपुर में हुआ है। बिहार में भागलपुर और दरभंगा में जो है हथकरघा उद्योग का विकास अधिक हुआ है। दाऊद नगर में बनी कालीन की मांग जो है पूरे भारत में बहुत अधिक है, तो ये ध्यान रखिएगा। रेशम उद्योग से संबंधित बीपीएससी इस बार भी प्रश्न पूछ चुकी है सिल्क सिटी से। रेशम उद्योग का विकास भागलपुर, गया और वैशाली में हुआ है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। बिहार में मुख्यतः मलबरी, टसर और अंडी रेशम का उत्पादन होता है। ईरी रेशम का उत्पादन पूर्णिया में होता है, ध्यान रखिएगा। तंबाकू उद्योग से संबंधित जो है तंबाकू की खेती राज्य के दरभंगा, बेगूसराय इस सब क्षेत्र में होता है। और कागज एवं लुगदी उद्योग के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। राज्य में कागज के प्रमुख कारखाना जो है डालमिया नगर और जितवारपुर, समस्तीपुर इत्यादि में है। बरौनी और पटना में भी है। अशोक पेपर मिल, ठाकुर पेपर मिल, ये सभी इससे संबंधित हैं। डालमिया नगर का रोहतास कागज उद्योग जो है सर्वोत्तम श्रेणी का कागज उत्पादित करता है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट सीमेंट उद्योग। बिहार में सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है बंजारी है, ध्यान रखिएगा। बंजारी रोहतास में है, यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन होता है। डालमिया नगर नामक स्थान पर सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है बिहार में। नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग उद्योग। बिहार के मोकामा में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना की गई है। 60-62 बीपीएससी में यही प्रश्न आया था, बिहार वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये मोकामा में है। ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फरपुर जिले में स्थित आर्थर बटलर कंपनी में रेलवे वैगन संयंत्र बनाए जाते हैं। और स्कूटर लिमिटेड फतुहा में है, यह भी ध्यान रखिएगा। कुछ अन्य जैसे बिहार मुजफ्फरपुर, बरौनी और चंपारण में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग है। मोकामा और दीघा में जो है बाटा कंपनी के बड़े कारखाने हैं। कांद्रा, भवानीनगर, अम्बिना, इस हाजीपुर, पटना, यहाँ पर जो है कांच के कारखाने हैं। छपरा में रेल पहिया कारखाना जो है निर्माणाधीन है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं क्या और इम्पोर्टेंट है आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। तेल शोधन उद्योग जो है आपको पता ही है कि रूस की सहायता से 1966 में बरौनी, बेगूसराय में लगाया गया था, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और बिहार उद्योग नीति है। उसके बाद देख लेते हैं हम क्या क्या है। पूछा भी गया है बीपीएससी 2000 से 2001 पीटी में कि बिहार में तेल शोधन कारखाना है सिंहभूम में, रुद्रनगर, बरौनी में और झारखंड में, रांची में। तो आपके उत्तर हो जाएंगे बरौनी में। उसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। हाँ, बिहार में खनिज प्राप्ति स्थल कई बार पूछे गए हैं। अभ्रक जो है गया और नवादा में, खनिज तेल मुंगेर और राजगीर में, शोरा जो है सिवान में, उसके बाद पेट्रोलियम पूर्णिया कटिहार में, कांच पत्थर भागलपुर में, पाइराइट्स अमझोहा रोहतास में, लाइमस्टोन रोहतास में, पाइराइट रोहतास में, क्वार्ज भागलपुर जमुई में, सिलिका नालंदा में, फेल्सपार गया में, क्वार्जाइट मुंगेर में, बॉक्साइट मुंगेर रोहतास में, स्लेट भागलपुर गया में, स्वर्ण अयस्क जमुई और मुंगेर में, अभ्रक नवादा में, डोलोमाइट रोहतास में। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, इससे प्रश्न इस बार भी आए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है बरौनी ताप विद्युत संयंत्र, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। कलगांव ताप विद्युत संयंत्र, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। कांटी ताप विद्युत संयंत्र, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। और पटना ताप विद्युत संयंत्र जो है ये पटना के करबेघिया नामक स्थान पर है। और नवीनगर ताप विद्युत संयंत्र ये औरंगाबाद में है। ध्यान दीजिएगा, बरौनी ताप विद्युत संयंत्र जो है सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था और असम के डिगबोई से इसमें कच्चा तेल आता है। कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र जो 1979 में स्थापित हुआ था, ये जो है भागलपुर में है। और कांटी ताप विद्युत संयंत्र ये मुजफ्फरपुर में है, ध्यान रखिएगा। और परिवहन संचार से इसको हम अपडेट करके बताएंगे आपको, ये सब अभी आवश्यकता नहीं है। अब जो है भूगोल आपका ख़त्म हो गया, यानी कि हम लोगों ने इसमें जो है ये देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था देखेंगे बिहार का, और क्या कहते हैं
राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था और बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न, और उसके बाद में जो है प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित प्रश्न क्या बनेंगे। बस 25 प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जल्द ही आपको पार्ट 2 भी पार्ट बी भी मिलेगा देखने को।